कुछ ही देर गुजरी थी कि दुकान पर सबसे पहला ग्राहक आया, जिसे देखकर मैं तो हैरत ज़दा रह गया था। अभी तो सारा शहर सोया पड़ा था और ये बच्चा ना जाने कहाँ से आ गया था। 8-9 बरस का बच्चा दुकान में दाखिल होकर इधर उधर देखने लगा। वो कुछ घबराया हुआ भी लग रहा था। जब मैंने गौर से उसकी तरफ देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों में उस वक्त भी आंसू हैं और उसके चेहरे पर भी खुश्क आंसू के निशान दिखाई दे रहे थे। मैं गौर से उसकी तरफ देख रहा था। उसके पाँव में तो जूते भी ना थे। बोलो बेटा, क्या बात है? इतने सुबह तुम कहाँ से आ गए? उस बच्चे के चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने प्यार भरे लहजे में पूछा। मेरे मोहब्बत भरे रवैये को महसूस करते हुए उसके चेहरे पर खौफ के असरात कम हो गए थे, लेकिन उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें भूख लगी है? बच्चे के चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने पूछा। खौफजदा और घबराई हुई निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए बच्चे ने इकरार में सर हिला दिया था। अच्छा हुआ तुम आ गए। जल्दी से हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाता हूँ। मेरी तो दुकान ही नाश्ते की है। यहाँ पर आने वाले हर शख्स को नाश्ता ज़रूर दिया जाता है, चाहे उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी ना हो, लेकिन वो यहाँ से भूखा वापस नहीं जाता। बच्चे की तरफ देखते हुए मैंने मुस्कुरा कर कहा और जल्दी से एक ट्रे में उसके लिए नाश्ता लगाने लगा। बच्चे ने दुकान से ही पानी लेकर हाथ मुंह धो लिया था और अब बिल्कुल मेरे करीब वाले टेबल पर बैठ गया था। मेरे मोहब्बत भरे रवैये की वजह से अब वो पहले की तरह खौफजदा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसके सामने हलवा पूरी का नाश्ता रख दिया। नाश्ता देखते ही उसकी आंखें चमकने लगी, फिर तेजी से खाने लगा। तुम जितना भी खाना चाहते हो तुम्हें कोई मना नहीं करेगा, आराम से खा लो। बच्चे की कमर पर हाथ फेरते हुए मैंने मोहब्बत से कहा तो वो जल्दी से खाने की तरफ मुतवज्जे हो गया। मेरी तवक्को से ज्यादा ही उस छोटे से बच्चे ने नाश्ता किया था। तुम्हें जब भी भूख लगे मेरे पास आ जाया करो, मेरा घर भी यहीं कुछ फासले पर है। चंद गलियां छोड़कर आगे से मेरा घर है। अगर दुकान बंद हो तो मेरे घर आ जाया करो। मैं तो बच्चों को अपनी जेब से खर्च करके खिला देता हूँ। बच्चे तो मासूम फरिश्ते होते हैं। जब वो बच्चा नाश्ता कर चुका तो मैंने उसे खुले दिल से पेशकश की। मेरी बात सुनकर वो बच्चा मुस्कुराने लगा। मैं बहुत भूखा था, पिछले 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। बच्चे ने मेरी बात सुनने के बाद कहा। ये जानकर कि वो 2 दिन से भूखा था मुझे बहुत दुख हुआ। आगे बढ़कर जल्दी से उसे अपने गले से लगा लिया। तुम्हें बिल्कुल भी भूखा रहने की जरूरत नहीं है। अभी तो ग्राहकों के आने का वक्त हो रहा है। यहाँ से फारिग होकर तुझे अपना घर दिखा दूंगा। जब तुम्हारा जी चाहे मेरे घर आ जाना, तुम्हें खाने को जरूर मिल जाएगा। एक बार फिर मैंने बच्चे को हौसला और तसल्ली देते हुए कहा। दुकान पर ग्राहक आना शुरू हो गए थे। अब मैं ग्राहकों की तरफ मुतवज्जे हो गया था। मेरे हाथ की बनी हुई हलवा पूरी तो पूरे शहर में मशहूर थी। यही वजह थी कि सुबह सवेरे ही मेरी दुकान के सामने ग्राहकों का रश लग जाता। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो सिर्फ औलाद की। मुझे ज़्यादा की लालच नहीं थी, बस इतना कमाना चाहता था कि मुझे और मेरी बीवी को किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े। 10 बजे तक मेरा सब सामान ख़त्म हो जाता था और दुकान बंद करके घर वापस चला जाता। मेरे दोस्त अक्सर मुझ पर हंसा करते थे कि तुम्हारी दुकान तो सारा दिन बंद रहती है, सुबह का नाश्ता ख़त्म हो जाने के बाद दिन का खाना भी लगा लिया करो। लेकिन मैं उतना ही काम करना चाहता था जिसमें से ज़्यादा थकावट महसूस न करूं। और फिर हम 2 ही तो घर के फर्द थे, अच्छी गुजर बसर हो जाती थी। मैं ग्राहकों की तरफ मुतवज्जे हो गया तो वो बच्चा न जाने कहाँ चला गया। मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा था। मुकर्ररा वक्त पर दुकान की अच्छी तरह से सफाई करने के बाद मैंने बंद कर दी और घर वापस आ गया। मामूल के मुताबिक मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने उसे बच्चे के बारे में बताया तो वो भी बहुत परेशान हो गई। हम दोनों मियाँ बीवी को बच्चों से बहुत प्यार था। शायद उसकी वजह भी ये थी कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी औलाद नहीं दी थी। मैं तो मोहल्ले के बच्चों से भी बहुत प्यार करता था, इसीलिए अक्सर बच्चे हमारे घर आ जाया करते। मेरी बीवी खुद ही मोहल्ले के किसी न किसी बच्चे को अपने पास उठा कर ले आती। इस तरह उसका भी वक्त गुजर जाता। मैंने तो उस बच्चे का नाम भी नहीं पूछा था। इस बात का इल्म भी नहीं था कि वो कहाँ से आया था। मैंने उसे दुकान पर ही बैठने के लिए कहा था, लेकिन वो न जाने कहाँ चला गया।
मैंने सोचा था कि काम से फारिग होकर फिर उस बच्चे से मुकम्मल तफसील पूछूंगा कि उसने 2 दिन से खाना क्यों नहीं खाया था, उसके माँ बाप कहाँ पर हैं, लेकिन वो तो मुझे कुछ बताए बगैर ही चला गया था। बार बार उसी बच्चे की याद आ रही थी। मेरा जहन उसी के बारे में सोच रहा था। मैंने उसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करनी थी, लेकिन वो तो मुझसे इजाज़त लिए बगैर चला गया था। अगर वो मुझसे पूछता तो मैं उसे रोक लेता। मुझे इस बात का एहसास हो रहा था, वो बच्चा बहुत छोटा था, किसी हादसे का शिकार भी हो सकता था। यही वजह थी कि मैं बार बार उसी के बारे में सोच रहा था। सुबह मामूल के मुताबिक मैं दुकान पर आ गया और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मैं हमेशा हर चीज़ ताज़ा तैयार करता था ताकि हमेशा मेरे ग्राहकों को अच्छी लज्जत और ग़ज़ाइयत वाला खाना मिले। मैं अपने काम में मसरूफ़ था जब अचानक ही वो बच्चा दुकान में दाखिल हुआ और ऊंची आवाज़ से अस्सलामु अलैकुम कहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम और कहाँ चले गए थे? उसे देखते ही पुरजोश लहजे से मैंने पूछा। आप अपने काम में मसरूफ़ हो गए थे, इसीलिए मैं यहाँ से चला गया था, बच्चे ने जल्दी से जवाब दिया। मैं तो तुम्हें यहाँ ना देखकर घबरा गया था, तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं और यहाँ से चले गए। यहाँ तक कि तुमने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया था। बच्चे को सरजनिश करते हुए मैंने कहा, मेरा नाम मालून है। सर झुकाकर बच्चे ने जवाब दिया। मालून नाम तो मैंने पहली बार सुना है, लेकिन अच्छा नाम है। अच्छा, ये तो बता दो कि तुम कहाँ रहते हो? उसके अजीबो गरीब नाम पर मैंने हैरत का इजहार करते हुए पूछा। मैं यहाँ से करीब ही रहता हूँ, बच्चे ने मुख्तसर जवाब दिया। तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर हैं? वो तुम्हें वक्त पर खाना क्यों नहीं देते? मैंने उसके वालिदैन के बारे में पूछा। मेरी माँ तो मर चुकी है और बाप ने मुझे सौतेली माँ के हवाले कर दिया है। खुद मेरी हर फिक्र से आज़ाद हो चुका है। भला सौतेली माँ को मेरी क्या फिक्र होगी? ज़रा सी गलती पर भी मुझे मारती पीटती है और सख्त से सख्त सज़ा देती है। सज़ा के तौर पर मेरा खाना पीना भी बंद कर देती है। कई रोज़ मुझे भूखा रहना पड़ता है। इंतहाई दुखी लहजे से मालून ने मुझे अपने घर के बारे में बताया था। उसके हालात जानकर मुझे बहुत दुख हुआ था। तुमने अपने बाप को सौतेली माँ के बारे में बताने की कोशिश तो करनी थी, हो सकता है उसे तुम्हारी बात समझ आ जाती। उसके दुखी चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने कहा, अगर मुझे ज़रा सा भी महसूस होता कि मेरे बाप को मेरी कोई फिक्र है तो मैं ज़रूर शिकायत करता, लेकिन वो तो अपनी दुनिया में मगन और बहुत खुश हैं। मेरे छोटे बहन और भाई से बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए उनके पास वक्त ही नहीं है। मालून ने सर झुकाकर दुखी लहजे में कहा, अच्छा, तुम सबको छोड़ दो, कोई तुम्हारी फिक्र नहीं करता, तुम्हें भी उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तुम आज से मुझे अपना बाप समझो। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दूसरों से फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं। मुझे तुम बहुत अच्छे लगे हो, इसीलिए तुम्हें आज से अपना बेटा बना रहा हूँ। जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे ज़रूर बताना। प्यार से उसकी तरफ देखते हुए मैंने कहा। मैं ये सब कुछ सच्चे दिल से कह रहा था। मालून ने इकरार में सर हिला दिया। एक बार फिर मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैंने उसके सामने नाश्ता रख दिया। बहुत दिलजमी से नाश्ता कर रहा था। उसे खाते हुए देखकर मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। मेरे लिए ये एहसास ही बहुत पुरसुकून था कि मेरी वजह से किसी भूखे को खाना मिल रहा है। दुकान पर ग्राहकों का आना जाना शुरू हो चुका था। एक बार फिर मालून को नाश्ते में मसरूफ़ देखकर मैं ग्राहकों की तरफ मुतवज्जे हो गया। आज मैं मालून पर नज़र भी रखकर बैठा हुआ था, फिर भी मुझे पता न चला और वो ना जाने कहाँ चला गया। मेरी बीवी इंतज़ार कर रही थी कि मैं बच्चे को अपने साथ लेकर आऊँगा, लेकिन मुझे अकेला देखकर उसे बहुत दुख हुआ। मैंने उसे बताया कि आज भी वो बच्चा मुझे बगैर बताए अचानक ना जाने कहाँ चला गया। मुझे उम्मीद थी कि कल वो एक बार फिर ज़रूर नाश्ता करने के लिए आएगा तो मैं उसे अपने सामने बिठा लूँगा। बहुत प्यारा और खूबसूरत बच्चा था। न जाने वो कौन से माँ बाप होते हैं जिन्हें अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं होती। मैंने अपनी बीवी को उस बच्चे के हालात के बारे में बताया तो वो भी बहुत दुखी और परेशान हो गई थी। हम दोनों ने उस बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ मांगी थी। आज तो दुकान खोलने से पहले ही वो दुकान के दरवाजे पर मौजूद था। अचानक से उसे देखकर मैं परेशान हो गया। तुम्हारे वालिदैन इतने लापरवाह हैं कि उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं कि तुम कब घर आते हो और कब घर से बाहर जाते हो।
उसे देखते ही मैंने गुस्से से पूछा। मेरी बात का जवाब देने के बजाय उसने सर झुका लिया। आज जब मैं दुकान से फारिग हो जाऊंगा तो तुम्हारे घर जाऊंगा। सौतेली माँ ही सही, माँ तो है ना, क्या उसे हालात का नहीं पता? और फिर भी तुम्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त दे देती है। मालून को अपने साथ लगाते हुए मैंने इंतहाई गुस्से से कहा, आपको किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी सौतेली माँ को पता चल गया कि मैं आपकी दुकान पर आता हूँ और यहाँ से नाश्ता करता हूँ तो वह मुझे बहुत सख्त सज़ा देंगी। मैं दोबारा कभी आपकी दुकान पर नहीं आ सकूँगा, बेबस से लहजे में उसने कहा था। मुझे एहसास हो गया था कि मालून बहुत दुखी और मजलूम बच्चा है। अच्छा, तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, बस तुम आराम से बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए नाश्ता लगाता हूँ। मालून को तसल्ली देते हुए मैंने कहा और दुकान खोलने लगा। आराम से बैठने के बजाय मालून मेरी मदद करने लगा, जबकि मैं उसे मना कर रहा था कि वो आराम से बैठ जाए। इस बात का मुझे बखूबी अंदाज़ा था कि उसे 24 घंटे के बाद ही खाने को कुछ मिलता है। आज नाश्ता करने के बाद भी वो दुकान में ही बैठा रहा, बल्कि मेरे साथ मिलकर काम भी करवाता रहा। मैं बार बार उसे मना करता तो वह मुंह बनाते हुए कुर्सी पर जाकर बैठ जाता। उसके मासूमाना अंदाज पर मुझे बहुत प्यार आ रहा था। जब मैं ग्राहकों से फारिग हुआ तो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अब तो मुझे अपने घर जाने की इजाज़त है, मैं अपने घर चला जाऊं? इजाज़त तलब नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए उसने पूछा। अरे नहीं, तुम्हें घर जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। उस घर में जाकर क्या करोगे जहाँ किसी को तुम्हारी फिक्र ही नहीं? आ जाओ, आज मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाता हूँ। अगर मेरी बीवी से मिलने के बाद तुम्हें यह एहसास ना हुआ कि तुम्हारी सगी माँ तुम्हारे सामने मौजूद है तो फिर चाहे तुम हमें छोड़कर चले जाना। पुरजोश लहजे से मैंने उसे हंसते हुए कहा। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर सोचता रहा और फिर मेरे साथ मिलकर दुकान की सफाई करवाने लगा। सब बर्तन धोने के बाद हमने दुकान की सफाई की और दुकान बंद करके घर की तरफ चल पड़े। तुम बहुत खामोश और उदास लग रहे हो, घर की तरफ जाते हुए मैंने रास्ते में उससे पूछा। वो बिल्कुल खामोश था। आपने सगी माँ का जिक्र किया था, बस मुझे मेरी माँ याद आ रही थी। जब तक मेरी माँ जिंदा थी मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। कभी सौतेली माँ की तरफ सर उठाकर भी नहीं देखा था, क्योंकि मेरी सगी माँ मुझसे इतना प्यार करती थी कि मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं थी। मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए मालून ने जवाब दिया। वो बहुत दुखी लग रहा था। बस अल्लाह ने कुछ रिश्ते ऐसे बनाए होते हैं जिनमें प्यार और मोहब्बत होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर प्यार और मोहब्बत के बजाय नफरत जन्म लेती है, कोई एहसास बाकी नहीं रहता। मालून के सर पर शफकत से हाथ रखते हुए मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया था। बानो बेगम, जल्दी से बाहर आकर देखो कौन आया है। आज तुम्हें मालून को अपने साथ लेकर आया हूँ, उससे मिलकर तुम बहुत खुश होगी। घर के दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही मैंने खुशी से चहकते हुए बानो को बुलाया। मेरी आवाज़ सुनकर बानो भी जल्दी से कमरे से बाहर आ गई और आगे बढ़कर मालून को गले से लगा ली। ना जाने कौन से वालिदैन होते हैं जो अपने ही छोटे बच्चों को अपनी नज़रों से ओझल कर देते हैं और फिर कैसे खुश और मुतमईन रह सकते हैं। मालून के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बानो बेगम ने कहा था। वो भी बहुत खुश हो रहा था। बानो ने उसे अपने हाथों से दोपहर का खाना खिलाया। अचानक ही वो जल्दी से उठ खड़ा हो गया। अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। मेरी सौतेली माँ ने मुझे कमरे में कैद किया हुआ था। अगर वो कमरे में आ गई और मुझे ना देखा तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। उन सब की नज़रों से छुप कर आता हूँ। किसी को इस बात की खबर नहीं है कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ, मालून ने फिक्रमंदाना लहजे से कहा और फिर हमसे इजाज़त लेकर घर से बाहर चला गया। कितना प्यारा, मासूम और समझदार बच्चा है। ये उसके वालिदैन की बदनसीबी है, वरना ये बच्चा तो अपने वालिदैन के लिए अल्लाह का एक अजीम तोहफा है। मालून के जाने के बाद मेरी बेगम बानो ने इंतहाई दुखी दिल के साथ कहा, तुम सच कह रही हो। इंसान के पास जो चीज़ नहीं होती उसकी सबसे ज़्यादा कदर होती है। कोई हमसे पूछे कि औलाद के बगैर ज़िंदगी क्या होती है, मेरा ख्याल है कि इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं होता। लेकिन जिन लोगों पर अल्लाह का करम होता है उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता। बानो की हाँ में हाँ मिलाते हुए मैंने दुखी लहजे से जवाब दी, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मालून को हमेशा खुश रखे और ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाबियाँ अता करे। दोनों हाथ उठाकर बानो ने दिल की गहराइयों से मालून के लिए दुआ मांगी थी। अब सुबह सवेरे ही मालून दुकान पर आता
तो मैं उसे हलवा पूरी से नाश्ता करवाता। देखते ही देखते मेरी दुकान पर ग्राहकों की तादाद बहुत बढ़ गई थी। मैं जो सामान दिन 10 बजे तक फरोख्त करता था, अब वो 9 बजे ही ख़त्म हो जाता था। मैंने अपने साथ एक नौजवान को रख लिया था जो मेरी मदद करता। सारे शहर में मेरे नाश्ते की खबर फैल चुकी थी। लोग दूर दूर से मुझे हलवा पूरी का नाश्ता खरीदने के लिए आते थे। मालूम नाश्ते के बाद कुछ देर तक तो दुकान पर ही रहता, फिर बानो से मिलने का कहकर चला जाता। मुझे इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था कि वो हर वक्त चलते फिरते रहने वाला बच्चा है, एक जगह पर टिककर नहीं बैठ सकता। बानो ने मालूम से कहा था कि अगर तुम्हारे वालिदैन चाहें तो हम उनसे तुम्हारे बारे में बात कर सकते हैं और तुम्हें अपना लेपालक बेटा बना सकते हैं, लेकिन मालूम ने इस बात को पसंद नहीं किया। वो चाहता था कि उसका जो ताल्लुक़ हमारे साथ है उसके बारे में किसी को भी खबर ना हो। वालिदैन उसके घर से बाहर निकलने के लिए हमेशा पर वरना पाबंदी आयद कर देंगे। बानो ने मालूम के लिए बहुत प्यारे कपड़े खरीदे थे, उसके लिए जूते और खुशबू भी खरीदी। कपड़े, जूते और खिलौने देखकर वो बहुत खुश हुआ। यही खुशी तो मैं देखना चाहता था जो मुझे उसके चेहरे पर दिखाई दी। मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया जिसने हमें इस काबिल बनाया था कि उसकी एक परेशान मखलूक के चेहरे पर हम खुशी ला सके थे। लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह खुशी बहुत आर्जी साबित होगी। ना जाने रात का कौन सा वक्त था जब अचानक ही बानो की चीख की आवाज़ सुनाई दी तो मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। हम दोनों गर्मी की वजह से बाहर सहन में ही चारपाइयाँ बिछाकर सो रहे थे। क्या हुआ? क्यों चीख रही हो? क्या तुमने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है? बानो के करीब चारपाई पर बैठते हुए मैंने पूछा। नहीं, मैंने यहाँ पर अभी एक खौफनाक औरत को देखा था। वो खौफनाक और बुरी औरत थी, मैं सच कह रही हूँ। आज से पहले मैंने ऐसी औरत नहीं देखी थी, बानो ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। अरे, तुमने कोई ख्वाब देख लिया होगा, तसल्ली देने की कोशिश करते हुए मैंने कहा। मैं सच कह रही हूँ, मेरा ख्वाब नहीं था। मैंने अपनी आंखों से एक औरत को देखा है, वो यहाँ पर कुछ तलाश कर रही थी। बानो ने अपनी बात पर इसरार करते हुए कहा। मैंने बानो को कुछ तसल्ली दी और दुआएं पढ़कर कहने का कहा और दोबारा अपने बिस्तर पर लेट गया। मैं भी परेशान हो गया कि ना जाने बानो ने किसे देख लिया था। अब वो खौफज़दा रहेगी। हस्बे मामूल में दुकान के कामों में मसरूफ़ था। मेरे साथ काम करने वाला लड़का अभी तक नहीं आया था। मुझे उसका बेचैनी से इंतज़ार था। करने को बहुत सारे काम थे, अकेला ये सब काम मैं नहीं कर सकता था। अचानक ही एक औरत मेरी दुकान के सामने आकर खड़ी हो गई। औरत ने हिजाब ओढ़ा हुआ था, लेकिन इतनी सुबह सुबह किसी औरत को देखकर मैं परेशान हो गया था। अभी तो सड़कों पर ट्रैफिक भी ना होने के बराबर थी। शहर में इक्का दुक्का नाश्ते की दुकानें ही खुल रही थी। ऐसे वक्त में अकेली औरत को देखकर परेशान होना तो बनता था। शायद भूख के हाथों तंग होकर कोई औरत इतनी सुबह घर से बाहर निकल आई है। उस औरत की तरफ देखते हुए मैंने सोचा। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर वो औरत मेरी दुकान में दाखिल हो गई। फिक्रमंदी से इधर उधर देखने लगी। बहन, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? हैरान नज़रों से मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। क्या आपकी दुकान पर हलवा पूरी का नाश्ता मिलता है? मेरी बात का जवाब देने के बजाय उस औरत ने मुझसे पूछा। जी, आप बिल्कुल ठीक दुकान पर आई हैं। बाहर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, इकबाल हलवा पूरी। मैंने इकरार में सर हिलाते हुए कहा। मैंने पढ़ लिया है और मुझे इसी दुकान की तलाश थी। औरत ने संजीदगी से जवाब दिया। जी, आप हुक्म करें, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अब क्यों मेरी दुकान तलाश कर रही थी? उस औरत की बात सुनकर इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में पूछा। मुझे एक बच्चे की तलाश है जो हर रोज़ आपकी इस छोटी सी दुकान पर बैठकर नाश्ता करता है, उस औरत ने जल्दी से कहा। मैं एकदम से परेशान हो गया। क्या आप मालूम की सौतेली वालिदा हैं? उस औरत से मैंने गुस्से से पूछा। मैं मालूम की वालिदा नहीं बल्कि उसकी आया हूँ और बचपन से मेरी गोद में ही खेलकर बड़ा हुआ है। बहुत ज़िद्दी और खुदसर है, कोई बात ही नहीं सुनता। यही वजह है कि अक्सर अपनी सौतेली माँ से मार खाता है और फिर सज़ा भी भुगतनी पड़ती है। उस औरत ने इंतहाई बेबसी और दुखी लहजे से मालूम के बारे में बताया। वो हर रोज़ मेरी दुकान पर आता है लेकिन आज अभी तक नहीं आया। मैं भी उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। उस औरत की तरफ देखते हुए मैंने कहा, अगर वो आया तो उसे कहना कि तुम्हारी मुँह बोली माँ बहुत परेशान है। मैं उसकी आया हूँ,
اس کے گھر کی ملازمہ ہوں، لیکن میں ماں سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتی ہوں اور اس سے پیار کرتی ہوں۔ جب مجھے ماں کہہ کر بلاتا ہے تو میری خالی گود مجھے بھری ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ نے مجھے کوئی اور اولاد نہیں دی تھی۔ مالون میری گود میں آیا تو میں اپنی بے اولادی کو بھول گئی، لیکن مالون بہت بگڑ گیا ہے۔ وہ سب سے ناراض اور نالا رہتا ہے، کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا، ہر کوئی اسے اپنا دشمن محسوس ہوتا ہے۔ وہ عورت سچ میں مالون کے لیے بہت پریشان تھی، پریشانی میں مسلسل بول رہی تھی۔ اگر وہ میری دکان پر آیا تو میں اسے ناشتہ پیک کر کے دے دوں گا اور فوراً سے گھر بھیج دوں گا، بے فکر رہے، وہ گھر واپس آ جائے گا۔ اس عورت کو میں نے تسلی دے کر واپس بھیج دیا، لیکن میں خود یہ جان کر پریشان ہو گیا تھا کہ مالون رات بھر گھر میں موجود ہی نہیں تھا اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ جب مقررہ وقت پر میں گھر پہنچا تو بانو نے مجھے بتایا کہ مالون کمرے میں آرام کر رہا ہے اور اسے اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں کہ وہ کس وقت ہمارے گھر میں آیا اور آرام سے بستر پر لیٹ گیا۔ میں بانو کو مالون کی آیا خاتون کے بارے میں کچھ بتاتا اس سے پہلے ہی اس نے مجھے بتا دیا تھا۔ میرا بے چین دل قرار میں آ گیا تھا، نہ جانے رات کے کس پہر وہ گھر والوں سے ناراض ہو کر ہمارے گھر آ گیا، لیکن ہمیں اس کی آمد کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں نے مالون کو جگایا اور اسے اس کی آیا کے بارے میں بتایا۔ میں جانتا ہوں وہ خاتون مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، لیکن وہ میری سوتیلی ماں سے بہت ڈرتی ہیں۔ اس نے آج تک ابا کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ میری سوتیلی ماں میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ مجھے اس کی محبت کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری پوری بات سننے کے بعد مالون نے انتہائی غصے سے کہا، تم جانتے ہو ایسا کیوں کرتی ہیں؟ اس نے آج دن تک تمہارے والد صاحب کو یہ بتانے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ ان کی دوسری بیوی ان کی پہلی بیوی کے بیٹے پر ظلم کرتی ہے؟ سوالیہ نگاہوں سے مالون کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ وہ میرے ابا کے سامنے سچ کیوں نہیں بولتی، شاید وہ میری سوتیلی ماں سے ڈرتی ہیں۔ مالون نے جذبات سے آری لہجے میں جواب دیا، تمہیں ان سے پوچھنا تو چاہیے تھا کہ وہ تم سے اتنا پیار کرتی ہیں، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہیں، اور پھر بھی وہ تمہارے والد کے سامنے سچ کیوں نہیں لے کر آتی؟ پرسوچ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا تھا، مجھے ان سے یہی گلہ ہے کہ انہوں نے آج تک میرے ابا کو کچھ نہیں بتایا اور میری سوتیلی ماں اپنی منمانی کرتی ہے۔ اگر انہیں میری پرواہ نہیں تو میں ان کی پرواہ کیوں کروں؟ ٹوٹے ہوئے لہجے سے مالون نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ بہت معصوم دکھائی دیا، وہ تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہے۔ تم ایک بار ان سے مل لو اور انہیں اپنی مدد کرنے کے لیے کہو۔ اگر وہ تمہاری مدد نہ کریں تو تمہارے والد کے سامنے سب سچ نہیں بتائیں تو پھر میں خود تمہارے والد صاحب سے ملوں گا اور انہیں سب سچ بتاؤں گا۔ مالون کو سمجھاتے ہوئے میں نے کہا۔ میری بات سن کر اس نے سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ بانو بیگم اس کے لیے ناشتہ بنا کر لائی تھی، وہ خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا اور میں اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت معصوم اور سادہ سا بچہ تھا، نہ جانے اس کی سوتیلی ماں کتنی ظالم تھے جسے اس بچے پر ذرا بھی رحم نہیں آتا تھا۔ تم آرام سے ناشتہ کرو، میں نے گھر کے 1-2 کام کرنے ہیں، وہ کر لو تو پھر تمہارے ساتھ تمہارے والدین کے گھر جاؤں گا۔ مالون کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا۔ وہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، میری بات کا جواب بھی نہیں دیا اور کھانے میں مصروف رہا۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ بانو بہت خاموش اور اداس بیٹھے تھے۔ تم کیوں خاموش ہو؟ بانو کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ اگر اللہ نے ہمارے خالی گھر کو ایک بچہ بھیج دیا ہے تو آپ اسے کیوں واپس بھیجنا چاہتے ہیں؟ دکھی لہجے سے بانو نے کہا۔ ارے پاگل، ہم اسے اپنے گھر نہیں رکھ سکتے، اس کا اپنا گھر ہے، والدین ہیں۔ تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ یہ کسی امیر گھر کا بچہ ہے؟ ہمارے پاس رہے گا تو ہم اسے کیا دے سکیں گے؟ اسی پر خوش ہو جایا کرو کہ یہ ہم سے ملنے آ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح پر ہمارے گھر میں رونق لگ جاتی ہے۔ بانو کو سمجھاتے ہوئے میں نے کہا۔ کچھ دیر بعد میں جب کمرے میں لوٹا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کمرہ خالی تھا اور مالون کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب میں نے بانو سے پوچھا تو اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا کہ میں نے تو مالون کو کمرے سے نکلتے ہی نہیں دیکھا، شاید وہ آپ سے ناراض ہو گیا اور ہم سے کچھ بھی کہے بغیر چلا گیا ہے، اب نہ جانے وہ کب آئے گا۔ بانو نے فکر مندی سے کہا۔ وہ ہم سے ناراض نہیں ہوتا، تم پریشان مت ہو۔ میں نے بانو کو تسلی دی، لیکن دل ہی دل میں مالون کے لیے پریشان ہو گیا تھا۔ نہ جانے اچانک ہی کہاں چلا گیا ہے، کہیں سچ میں ہم سے ناراض نہ ہو گیا ہو۔
दुखे दिल के साथ मैंने सोचा, सुबह दुकान खोलते हुए भी मेरे जहन में मालून का ही ख्याल था। मुझे बेचैनी से मालून का इंतज़ार था। वो पिछले कई हफ्तों से हर रोज़ ही सुबह का नाश्ता करने के लिए आता था, लेकिन आज वक्त गुजरता जा रहा था, वो अभी तक नहीं आया। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। काम करते हुए मुसलसल मालून के बारे में ही सोच रहा था। ग्राहकों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन मालून ना आया। अब मैंने भी इंतज़ार करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इस वक्त वो नहीं आएगा। वो हमेशा सुबह सवेरे ही आता। मैं अपने काम में मसरूफ़ था जब अचानक ही मैंने उस औरत को देखा जो मालून के लिए बहुत परेशान थी। उसने खुद को मालून की आया बताया था। ग्राहकों की मौजूदगी के ख्याल से ही मैंने उस औरत से धीमे लहजे में पूछा कि मालून कैसा है और वो आज नाश्ता करने क्यों नहीं आया। उस औरत का चेहरा नकाब में छुपा था, इसलिए मैं उसके तासुरात नहीं देख सकता था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मेरी बात पर मुस्कुराई है। आप उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो रहे हैं, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसा ही बच्चा है, हर कोई उससे मोहब्बत करने लग जाता है। मेरी बात का जवाब देने की बजाय उस औरत ने धीमे लहजे में कहा, आप सच कह रही हैं, वो बहुत अच्छा बच्चा है। मैं तो उसी का इंतज़ार कर रहा था। उसके ना आने की वजह से बहुत परेशान हो गया हूँ। औरत के सामने मैंने प्यार भरे लहजे से मालून का जिक्र करते हुए कहा, आप बेफिक्र हो जाएं, वो आज घर पर ही है। मैं उसे अपने हाथों से नाश्ता करवा रही थी, लेकिन उसे वो नाश्ता पसंद ही नहीं आ रहा था जो मैंने बनाया है। वो कहता है मैंने इकबाल अंकल के हाथों वाली हलवा पूरी का नाश्ता करना है। अगर मैं उसे भेज देती तो फिर वो सारा दिन इधर उधर घूमता रहता, इसीलिए मैं खुद ही लेने के लिए आ गई हूँ। मालून की आया ने हंसते हुए कहा। उस औरत की हंसी की आवाज़ पर मैंने घबरा कर उसके चेहरे की तरफ देखा। बहुत अजीब और भद्दी सी आवाज़ थी। शायद मुंह के सामने कपड़ा पड़ा है, इसलिए ऐसी आवाज़ सुनाई दी है। अचानक से महज जहन में ख्याल आया और मैं मालून की बातों पर हंसते हुए उसके लिए नाश्ता पैक करने लगा। नाश्ता पैक करने के बाद मैंने उस औरत की तरफ बढ़ा दिया, जो उसने जल्दी से पकड़ लिया और मेरे हाथ में कुछ पैसे भी थमा दिए। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मालून मेरा अपना बच्चा है, मैं कभी उसके नाश्ते के लिए पैसे नहीं लूँगा। जल्दी से पैसे लौटाने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये आपका कारोबार है। जब वो आपके पास आएगा तो आप उससे कुछ पैसे मत लेना, लेकिन मैं तो आपसे मुफ्त नहीं लेकर जा सकती। पैसे वापस लेने से इनकार करते हुए उस औरत ने कहा, अरे बहन जी, आप तो मेरी बहनों जैसी हैं, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। आप ये पैसे रख लें, मालून की वजह से आप भी मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। अपनी बात पर इसरार करते हुए मैंने कहा, लेकिन खातून ने पैसे वापस न लिए और चली गई। मुझे पैसे लेते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैं मुतमईन था कि वो अपने घर है। घर जाकर मैंने बानो को जब मालून के बारे में बताया तो वो भी मुतमईन हो गई, क्योंकि वो भी परेशान थी। मालून बहुत मासूम और नासमझ बच्चा था, उसे वालिदैन की तवज्जो की ज़रूरत थी। अगर इस उम्र में बच्चों पर तवज्जो ना दी जाए तो राह रास्त से हट जाते हैं। इसीलिए हम दोनों मालून के लिए दुआएं करते कि उस पर कोई मुसीबत ना आए और वो एक अच्छा इंसान बने। मुझे तो उसकी मासूम बातें और मासूम अंदाज बहुत अच्छे लगते। यही वजह थी कि मैं अक्सर तन्हाई में भी उसके लिए सोचा करता था। 2 दिन गुजर गए, मालून ना आया और ना ही उसकी आया नाश्ता लेने के लिए आई। मैं तो हर वक्त मालून को याद करता, लेकिन वो नहीं आया था। जब मैंने दुकान खोली तो अचानक ही मालून और उसकी आया ना जाने कहाँ से आ गए। उन दोनों को उस वक्त देखकर मैं परेशान हो गया। मेरी दुकान नाश्ते की दुकान थी और मैं अंधेरे में ही दुकान खोल लेता ताकि लोगों के जागने से पहले ही अपना काम मुकम्मल कर लिया करूं। मेरी बीवी मेरा बहुत हाथ बटाती। जब मैं दुकान खोलता तो उस वक्त लोग या तो सो रहे होते या फिर इबादत करने में मसरूफ़ होते। अचानक से उन दोनों को अपने सामने देखकर मैं परेशान हो गया था। वो दोनों मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगे। आपने हमारा इंतज़ार तो किया होगा, लेकिन हम नहीं आ सके क्योंकि हम मजबूर थे। मालून की आया खातून ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आप दोनों का ही इंतज़ार करता रहा, लेकिन आप दोनों में से कोई नहीं आया। मैं दिल ही दिल में दुआ करता था कि आप दोनों खैर आफियत से हों। संजीदा लहजे से मैंने जवाब दिया, हम दोनों तो आपके हाथ के नाश्ते के लिए घर से निकलने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन पहरा सख्त कर दिया गया था, जिसकी वजह से हम दोनों ही बाहर नहीं निकल सके। आज भी हम पहरेदारों की नज़रों से बच कर आए हैं, और जब तक मालून के वालिदैन जागते हैं
ہم نے واپس پہنچ جانا ہے تاکہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو۔ خاتون نے جلدی سے کہا، ابھی تو میں نے دکان کھولی ہے، ناشتہ بنانے میں کچھ وقت لگے گا، آپ دونوں بیٹھ جائیں، میں جلدی سے پہلے آپ دونوں کے لیے ناشتہ بنا لیتا ہوں۔ میں نے بھی تیز لہجے میں جواب دیا اور جلدی سے کام کرنے لگا۔ ہم بھی آپ کی مدد کرتے ہیں، آیا خاتون نے کہا۔ پھر وہ دونوں مل کر میرے ساتھ کام کرنے لگے۔ جب وہ دونوں ناشتے سے فارغ ہوئے تو میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلے گئے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ جانے سے پہلے ناشتے کی قیمت ادا کرنا نہیں بھولے تھے۔ اس بار انہوں نے پیسے میرے ہاتھ میں نہیں دیے تھے بلکہ ٹیبل پر رکھ لیے تھے۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ پیسے کل میں نے واپس کر دینے ہیں۔ میں اپنے بیٹے مالون سے ہرگز پیسے نہیں لینا چاہتا تھا۔ بانو بیگم مالون سے ملنا چاہتی تھی لیکن آج کل گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ آیا خاتون نے بتایا کہ اس پر گھر سے باہر نکلنے پر سخت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ جان کر بانو بیگم کچھ پریشان تھی۔ مالون اور آیا خاتون اکثر ہی صبح سویرے آتے اور مجھ سے ناشتہ خرید کر لے جاتے۔ میری ہر ممکن کوشش ہوتی کہ ان سے ناشتے کی مد میں کوئی پیسے وصول نہ کروں، لیکن وہ زبردستی مجھے پیسے دے کر جاتے۔ میں نے مالون کو بہت بار کہا کہ وہ کبھی بھی وقت ملنے پر ہمارے گھر آ جایا کرے کیونکہ ہم دونوں ہی اسے بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، لیکن مالون کا کہنا تھا کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، اس پر سخت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کچھ دن مزید گزر چکے تھے۔ اب مالون آیا اور نہ ہی آیا خاتون، دونوں جانے کہاں چلے گئے تھے یا ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے بالکل ہی آنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک روز عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ دکان کھولنے کے بعد میں اپنے کام میں مصروف تھا جب دو اجنبی آدمی دروازے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے سوچا دل میں کہ شاید مسافر ہے، اسی لیے اتنی صبح یہاں پر موجود ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیچاروں کو بھوک نے ستایا ہو۔ انسانی ہمدردی کے تحت میں نے انہیں دکان کے اندر بلانے کا سوچا۔ اس سے پہلے ہی وہ دونوں دکان کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا یہی اقبال حلوہ پوری والے کی دکان ہے؟ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا۔ جی آپ بالکل ٹھیک پتے پر پہنچے، یہی اقبال حلوہ پوری والے کی دکان ہے، باہر اس کا نام بھی لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے یہ دونوں آدمی اس سے پہلے نہیں دیکھے تھے، میرے لیے بالکل اجنبی تھے۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ہمیں اسپیشل ناشتہ چاہیے جو کہ ہم اپنی بیگم صاحبہ کے لیے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ جب سے انہوں نے آپ کے ہاتھ کا ناشتہ کھایا ہے وہ اصرار کرتی ہیں کہ اسے دکان سے ناشتہ لا کر دیا جائے۔ لمبے قد والے آدمی نے میری طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی، اسی لیے میں مسکرانے لگا۔ آپ دونوں بہت جلدی آ گئے ہیں، ابھی تو میں ناشتہ تیار کر رہا ہوں، تھوڑی دیر لگ جائے گی، بیٹھ کر انتظار کر لیں۔ ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے میں نے کہا۔ سر ہلاتے ہوئے دونوں اجنبی شخص کرسیوں پر بیٹھ گئے اور میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دکان پر کام کرنے والا لڑکا بھی آ گیا اور پھر دونوں مل کر ناشتہ بنانے لگے۔ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہیں تھی جب ان دونوں نے کہا کہ وہ یہ سارا ناشتہ خریدنا چاہتے ہیں۔ آپ اتنے ناشتے کا کیا کریں گے؟ یہ ناشتہ تو اگر کسی شادی کی تقریب میں دیا جائے تو پھر بھی زیادہ ہے، میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ آپ یہی سمجھ لیں کہ ہم اسے کسی شادی کی تقریب کے لیے لے کر جا رہے ہیں، ہمارے گھر مہمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ایک شخص نے میری طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے سارا ناشتہ ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے میری سوچ سے بھی زیادہ قیمت ادا کی۔ آپ کے کچھ پیسے بقایا ہیں، میں آپ سے بالکل مناسب قیمت لوں گا۔ ساری رقم گننے کے بعد میں نے مسکراتے ہوئے رقم واپس کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے رقم لینے سے انکار کر دیا۔ ہم دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، تب تک آپ سے اپنا حساب کتاب کر لیں گے، ایک شخص نے کہا، اور پھر ناشتہ سمیٹنے لگے۔ میں اور کام کرنے والا لڑکا یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کچھ ہی دیر میں وہاں پر 7-8 نوجوان لڑکے آ گئے جو ان دونوں آدمیوں کے ساتھ مل کر ناشتہ اٹھانے لگے۔ ہم کچھ سوچ رہے تھے کہ کوئی گاڑی آئے گی جس میں ناشتہ رکھا جائے گا، پھر مطلوبہ منزل تک پہنچیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نوجوان ایک ایک کر کے ہماری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ یہ منظر بہت حیرت انگیز تھا۔ ہم دونوں حیرت سے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ کون تھے، ناشتہ لے کر کہاں چلے گئے۔ کام کرنے والے لڑکے نے حیرت سے پوچھا۔ میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، نہ جانے کیسے عجیب لوگ تھے۔
और यहाँ से कितनी दूर नाश्ता लेकर जाना था। गाड़ी के बजाय सर पर सामान उठा कर ले जा रहे थे। काम वाले लड़के की तरफ देखते हुए मैंने हैरत से कहा, आज तो काम ही खत्म हो गया था, इसीलिए दुकान की सफाई के बाद घर वापस लौटा। जब मैंने बानो को सारा वाकया सुनाया तो वो भी हैरान रह गई। चंद दिन तो खैर आफियत से गुजर गए, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये चंद दिन किसी तूफान का पेशे खैमा है। आज मौसम में बुरा आलूद था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। हवा चलने की वजह से गर्मी की शिद्दत में बहुत हद तक कमी आ गई थी। मामूल के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर मैंने दुकान खोली और अपने काम में मसरूफ हो गया। बारिश बरसने लगी तो गर्मी का जोर टूट गया। मौसम बहुत खूबसूरत हो गया था। अचानक ही दुकान के अंदर दो अजीब शक्ल के आदमी दाखिल हुए, जिन्हें देखकर मैं कुछ परेशान हो गया, क्योंकि वो दोनों बहुत अजीब शक्ल के मालिक थे। बड़ी बड़ी आंखें और चेहरा किसी रबड़ की माने दिखाई दे रहा था। ऐसे लग रहा था कि अगर उनके चेहरे की जिल्द को खींचा जाए तो बहुत दूर तक खींच कर ले जा सकते हैं। उन दोनों अजनबियों को देखकर मैं कुछ परेशान हो गया। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, मलिका आलिया ने तुम्हें बुलाया है। एक आदमी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए हुक्म देने वाले अंदाज में कहा, तुम दोनों कौन हो और तुम्हारी मलिका आलिया कौन है? मैं नहीं जानता। इस वक्त मेरा काम करने का वक्त है, कहीं नहीं जा सकता। अपनी दिली कैफियत पर काबू पाते हुए मैंने पुरअतमाद लहजे में जवाब दिया, जबकि मैं उस वक्त बहुत खौफ महसूस कर रहा था। तुम्हें हमारी बात माननी होगी। हम तुमसे इजाज़त नहीं ले रहे, बल्कि तुम्हें कह रहे हैं कि हमारे साथ चलो। अगर तुम सीधी तरह हमारे साथ नहीं गए तो हम तुम्हें ज़बरदस्ती ले जाएंगे। अब की बार दूसरे आदमी ने अपनी मोटी मोटी सुर्ख आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। अजीब बात थी कि उस आदमी की जुबान भी बहुत सुर्ख थी। मैं घबरा कर कुछ कदम पीछे हो गया। तुम दोनों कौन हो? मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर नहीं जा सकते। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन मैं उनके सामने खुद को पुरअतमाद जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें मेरी किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो फैसला करके आए हैं उस पर ज़रूर अमल करेंगे। और फिर वही हुआ जैसा वो चाहते थे। एक शख्स ने आगे बढ़कर जल्दी से मुझे थाम लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आई। अचानक से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे अपना आप बहुत हल्का महसूस होने लगा। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो हैरत और खौफ से थर थर कांपने लगा, क्योंकि ये वो जगह नहीं थी जहाँ चंद लम्हे पहले हम खड़े थे। ये तो कोई और दुनिया थी, ऐसी दुनिया जिसके बारे में मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। सामने ही एक खूबसूरत और कीमती तख्त पर एक मर्द और औरत विराजमान थे। औरत मुस्कुराती हुई निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। मलिका आलिया, हम इकबाल हलवा पूरी वाले को लेकर आए हैं। एक शख्स ने अदब से झुककर मलिका के सामने कहा। बहुत खूब, तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे इस शख्स की तलाश थी। गर्दन अकड़ाकर मलिका आलिया ने बाखूर की तारीफ करते हुए कहा। बाखूर वो शख्स था जो मुझे यहाँ तक लेकर आया था। इर्द गिर्द नज़र घुमाकर देखा तो हैरत और खौफ से कांपने लगा। ये एक बहुत बड़ा कमरा था, जिसके एक कोने में रखे हुए तख्त पर बादशाह सलामत और मलिका आलिया बैठे हुए थे। उसकी दीवार पर हर तरफ खोपड़ियाँ लटक रही थी। कुछ मुअद्दब मुलाजमीन भी पास खड़े थे। एक बात सब में मुश्तरका थी, और वो ये थी कि उनकी खौफनाक शक्लें थी। मैंने ऐसी खौफनाक शक्लों वाले लोग आज से पहले कभी नहीं देखे थे। इकबाल हलवा पूरी वाले को हमारे महल में खुशामदीद है। बादशाह सलामत ने मुस्कुराते हुए मुझे खुशामदीद कहा। मेरी हालत तो उस वक्त ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं, इसलिए खामोशी से खड़ा रहा। हमारी बेगम यानी कि मलिका आलिया को तुम्हारे हाथ का नाश्ता बहुत पसंद आया है। हम नहीं जानते थे कि हमारा बेटा मालून हर रोज़ कैद से कैसे भाग जाता है और क्यों भाग कर जाता है। जब हमने एक बार तुम्हारे हाथ का बना हुआ नाश्ता किया तो हमें एहसास हुआ कि हमारा बेटा उस नाश्ते के लिए ही घर से भाग कर जाता है। बादशाह सलामत ने मुस्कुराते हुए मेरी तारीफ करते हुए कहा। मैं आपके बेटे को नहीं जानता और ना ही इस बात का इल्म है कि मलिका आलिया ने मेरे हाथ से बना हुआ नाश्ता कब नोश किया। बादशाह सलामत की तरफ देखते हुए मैंने पुरअतमाद लहजे से जवाब दिया। तुम बहुत अच्छी तरह से हमारे बेटे मालून को जानते हो। वही तो तुम्हारी दुकान से नाश्ता लाता था। एक दिन मलिका आलिया ने उसे पकड़ लिया और जब हम आए और नाश्ता खाया तो उसमें जायके की दीवानी हो गई। हमने एक रोज़ आपकी दुकान से नाश्ता मंगवाया था और अब हर रोज़ तो हम नहीं आ जा सकते,
اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ ہی کو یہاں لے کر آتے ہیں۔ بادشاہ سلامت انتہائی مؤدبانہ انداز سے بات کر رہے تھے، اور یہ جان کر کہ ان کے لیے روز میری دکان پر پہنچنا مشکل ہے، اسی لیے وہ مجھے اٹھا کر لائے ہیں، میرے لیے بہت حیرت انگیز بات تھی۔ اگر یہ سچ ہے کہ مالون آپ کا بیٹا ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ اپنے بیٹے کی ذات سے اتنے لاعلم کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کئی روز تک بھوکا رہتا ہے، آپ کو اس بات کا علم بھی نہیں؟ بادشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے انتہائی غصے سے کہا، تمہیں اس گستاخی کی سخت سزا دی جا سکتی ہے۔ تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ تم شہنشاہ جنات سے مخاطب ہو، اپنی دکان پر کام کرنے والے لڑکے سے نہیں جس پر تم اپنے غصے کا اظہار کرو۔ اچانک سے باخور نے آگے بڑھ کر انتہائی غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ یہ سب لوگ اتنے عجیب اور خوفناک کیوں ہیں، کیونکہ یہ انسان نہیں بلکہ جنات تھے، اور میں اس وقت شہنشاہ جنات اور ملکہ جنات کے سامنے کھڑا تھا۔ وہاں پر مالون اور ایک خاتون بھی آ گئے۔ مالون کے ساتھ خاتون کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہی آیا خاتون ہوگی۔ ہم شرمندہ ہیں کہ ہماری وجہ سے آپ کو یہ تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہے، شہنشاہ جنات اور ملکہ عالیہ کی طرف سے دیکھتے ہوئے مالون نے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا، مجھے آپ کی ذاتی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا بہت عارضی ہے اور بہت جلد یہاں سے آپ کا انتقال ہو جائے گا، اور انسان کیا جنات کیا سبھی دوسرے دنیا میں منتقل ہو جائیں گے، سب کچھ اسی دنیا میں رہ جائے گا۔ میں نہیں جانتا کہ ملکہ عالیہ کو اپنے سوتیلے بیٹے مالون کے ساتھ کیا دشمنی ہے، وہ اسے کیوں بھوکا رکھتی ہے اور قید میں رکھتی ہے، لیکن صرف احساس دلانا چاہتا ہوں کہ چند دن کی زندگی کے لیے آنے والی زندگی کو مت تباہ کریں۔ شہنشاہ جنات اور ملکہ عالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے بے خوف لہجے سے کہا، تمہیں اس بات کا علم کیسے ہوا کہ میرے بیٹے پر ظلم کیا جاتا ہے، اور ظلم کرنے والی کوئی اور خاتون نہیں بلکہ اس کی سوتیلی ماں ہے؟ شہنشاہ جنات نے انتہائی غصے سے مجھ سے پوچھا۔ میں نے انہیں مالون اور اس کی آیا خاتون کی طرف اشارہ کر دیا۔ میرے اشارے سے آیا خاتون کچھ پریشان ہو گئی، لیکن بادشاہ سلامت نے آیا خاتون سے سب سچ کہنے کا حکم دیا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی آیا خاتون کو سب سچ بتانا پڑا کہ ملکہ جو کہ مالون کی سوتیلی والدہ ہے وہ اس سے بہت عزت کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹی سی غلطی پر بھی اسے سخت سزا دیتی اور زیادہ تر قید میں رکھنا چاہتی تھی کہ مالون گھر سے بھاگ جائے یا اس دنیا سے ہی چلا جائے، تاکہ سلطنت کا مالک ان کا اپنا بیٹا بنے۔ یہ سنتے ہی شہنشاہ جنات غصے میں آ گیا۔ ملکہ کی حالت بھی دیکھنے والی تھی، اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ جس شخص کو اپنا غلام بنا کر لا رہی ہے وہی اس کے لیے مصیبت کھڑی کر دے گا۔ ملکہ نے جلدی سے شہنشاہ جنات سے معافی مانگی اور مالون سے بھی مانگ لی۔ اسے اپنے کیے پر بہت شرمندگی تھی، اگر وہ معافی نہ مانگتی تو سخت سزا ملتی۔ شہنشاہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن ایک بات کا فیصلہ کیا کہ آج کے بعد وہ مالون کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں گے اور امور سلطنت خود سکھائیں گے۔ بڑا بیٹا ہونے کی حیثیت سے وہی سلطنت کا مالک ہوگا۔ شہنشاہ جنات کا حکم سن کر آیا خاتون اور چند ملازمین تو بہت خوش تھے، جبکہ ملکہ عالیہ کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ لیکن اس اعلان پر نہ چاہتے ہوئے بھی ملکہ عالیہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ میں بھی یہ اعلان سن کر بہت خوش ہوا، جلدی سے آگے بڑھ کر مالون کو گلے سے لگایا۔ اسی خوشی میں نے ناشتہ بنانے کا اعلان کر دیا کہ آج میں خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر نہ صرف مالون اور آیا خاتون کو بلکہ شہنشاہ جنات اور ملکہ جنات کو بھی پیش کروں گا۔ پھر میں نے جنات کے کچن میں ناشتہ تیار کیا۔ یہ دنیا بہت حیرت انگیز اور عجیب تھی۔ ملکہ عالیہ تو شاید ہمیشہ کے لیے مجھے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، لیکن شہنشاہ نے مجھے انعام و کرام سے نوازا اور اپنے گھر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے شہنشاہ جنات سے خصوصی درخواست کی کہ وہ کبھی کبھی مالون کو ہم سے ملنے کی اجازت دے دیں گے، کیونکہ میری بے اولاد بیوی بچوں سے بہت پیار کرتی ہے اور مالون کی راہ تکتی رہتی ہے، جس پر شہنشاہ نے مالون کو اجازت دے دی۔ اب وہ جب چاہے ہم سے ملنے کے لیے آ سکتا ہے۔ بانو کو جب میں نے حقیقت بتائی تو وہ بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ ہمیں اس بات کی بھی خبر نہیں تھی کہ یہ بچہ جو کہ ایک انسان نہیں تھا بلکہ یہ جنات کا بچہ تھا، ہمارے درمیان رہ رہا ہے، اور ہم اس پر اپنی محبت نچھاور کرتے رہے۔ مالون اب بھی ہم سے ملنے کے لیے کبھی کبھی آتا ہے۔ بادشاہ سلامت کی دی ہوئی انعام کی رقم سے میں نے بے سہارا بچوں کے لیے ایک ادارہ کھول لیا۔ اب میں اور بانو بالکل بھی تنہا نہیں تھے۔ یہ بچے ہمیں تنہائی کا احساس بھی نہیں ہونے دیتے۔